नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज शेयर बाजार में खूब उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह हल्की तेजी के बाद बाजार अचानक गिरा, लेकिन दोपहर में बैंकिंग और मेटल शेयरों की मजबूती से रिकवरी लौटी। हालांकि आखिरी आधे घंटे में फिर से बिकवाली बढ़ गई और सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 82,102 पर और निफ्टी 33 अंक टूटकर 25,170 पर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर आज का हीरो रहा। निफ्टी बैंक 225 अंक चढ़ा और इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों के साथ साथ एसबीआई, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी शानदार तेजी दिखी। ऑटो और मेटल सेक्टर में भी बाजार को सहारा दिया। नवरात्रि के पहले दिन जबरदस्त बुकिंग से ऑटो स्टॉक्स को सपोर्ट मिला, वहीं मेटल इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। आईटी और कंजम्पशन सेक्टर पर जोरदार दबाव रहा। टेक महिंद्रा, कोफॉर्ज और इंफोसिस टॉप लूजर्स में रहे। वहीं HUL, नेस्ले और ट्रेंड जैसे कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी भारी बिकवाली देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अदानी टोटल 7% गिरा, जबकि वोडाफोन आइडिया 4% उछला, क्योंकि 26 सितंबर को एजिया केस की सुनवाई है। BPCL और HPCL क्रूड प्राइस मूवमेंट की वजह से चढ़े। कुछ मिड गैप्स में शानदार तेजी देखने को मिली। MK ग्लोबल 20% अपर सर्किट पर बंद हुआ, क्योंकि कीर्ति दोषी ने कंपनी में 21% हिस्सेदारी खरीदी। GMDC का स्टॉक इस साल दोगुना हो चुका है और सिर्फ इस महीने ही 56% उछला है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन भी 3% ऊपर गया, क्योंकि कंपनी को पटना मेट्रो का 2566 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। रुपया आज जोरदार दबाव में रहा और डॉलर के मुकाबले 88.76 पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। दिन के दौरान ये पहली बार 88.80 तक फिसला। अमेरिकी वीजा फीस में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने रुपए पर दबाव डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस $10,000 करने का ऐलान किया है। क्योंकि इन वीजाओं का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय आईटी कंपनियों को मिलता है, इसलिए इस फैसले ने आईटी सेक्टर को डबल झटका दिया है। साथ ही अमेरिका के ऊंचे टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। सोमवार को ही उन्होंने करीब 2,900 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे रुपए की कमजोरी और बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, जिससे रुपया शॉर्ट टर्म में 87.90 से 88.00 के बीच सपोर्ट ले सकता है। लेकिन जब तक अमेरिकी टैरिफ और वीजा वाला मुद्दा हल नहीं होता, तब तक रुपए पर दबाव बना रह सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी ने अभी भी अपना टेक्निकल लेवल संभाला हुआ है और पिछले 9 दिनों की लगातार तेजी के बाद 1 से 2 दिन की गिरावट को सामान्य माना जा सकता है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी को 25,050 पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो इंडेक्स 24,800 तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर की ओर 25,250 पर रेजिस्टेंस है। यानी यही वो लेवल है जिसके ऊपर जाते ही फिर से तेजी शुरू हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी में भी मामूली गिरावट देखने को मिली और ये 25,271 पर ट्रेड कर रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी बाजार लगातार तेजी दिखा रहे हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक तीनों ही सोमवार को रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए, जिससे ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट को मजबूती मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ऑटो सेक्टर में कई पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों पर भरोसा जताया जा रहा है, जबकि टू व्हीलर स्टॉक्स भी वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक माने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। खासकर सरकारी बैंकों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है और इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि सेबी और RBI विदेशी निवेशकों के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान करने की तैयारी कर रही हैं। अभी जहां किसी नए निवेशक को रजिस्ट्रेशन में 6 महीने तक लग जाते हैं, वहीं नए नियमों के बाद ये समय घटकर सिर्फ 30 से 60 दिन रह जाएगा। नए सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन भी काफी आसान कर दिया जाएगा, खासकर उन निवेशकों के लिए जो पहले से रेगुलेटेड मार्केट से आते हैं। इससे भारत की प्रक्रिया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब जाएगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल विदेशी निवेशकों ने अब तक भारतीय इक्विटी और बॉन्ड से 10 अरब डॉलर की बिकवाली की है। जुलाई और अगस्त में ये सेलिंग और तेज हुई, क्योंकि कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे और अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए। सेबी और RBI ने पिछले कुछ महीनों में 200 से ज्यादा ग्लोबल एसेट मैनेजर्स से मुलाकात की है और 6 देशों के निवेशकों का डेलीगेशन भी भारत आया था। इसका मकसद साफ है, भारत में निवेश के रास्ते को आसान बनाना और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना।
सेबी ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई बैंक खोलने की प्रक्रिया भी आसान करने जा रहा है ताकि एफपीआई को ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। सोना चांदी ने आज फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमसीएक्स पर गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 1,12,820 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स 1,34,248 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। त्योहारी मांग, ग्लोबल अनिश्चितता और अमेरिका चीन टैरिफ टेंशन ने इस तेजी को और मजबूत किया है। इस साल सोने चांदी की चमक कई वजहों से बढ़ी है। डॉलर और रुपए की कमजोरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती, सेंट्रल बैंक्स और ईटीएफ की लगातार खरीदारी और भारत में बढ़ती रिटेल डिमांड, इन सब कारणों से गोल्ड को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश का जरिया माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल गोल्ड 1,12,000 और सिल्वर 1,35,000 तक जा सकता है। टेक्निकल लेवल की बात करें तो गोल्ड का सपोर्ट 1,11,670 और रेजिस्टेंस 1,12,900 पर है। वहीं सिल्वर का सपोर्ट 1,32,450 और रेजिस्टेंस 1,35,600 पर नजर आ रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को गोल्ड 1,11,800 के आसपास खरीदना चाहिए और इसका टारगेट 1,13,000 रखना चाहिए। वहीं सिल्वर को 1,32,500 पर खरीदकर 1,35,000 तक का टारगेट रखा जा सकता है। गोल्ड में जबरदस्त रैली की सबसे बड़ी वजह चीन मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व्स को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन की सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार कई महीनों से गोल्ड खरीद रही है। अब तो खबर ये भी है कि चीन अपने फ्रेंडली देशों से कहेगा कि वे अपना गोल्ड उसके पास डिपॉजिट करें ताकि उसका रिजर्व और बड़ा हो जाए। इस खबर के सामने आते ही गोल्ड रॉकेट की तरह ऊपर भागा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि खबर असली है या फेक, लेकिन मार्केट तो ऐसी रिपोर्ट्स पर तुरंत रिएक्ट कर ही देता है। आपको पता ही है, गोल्ड और इक्विटी के बीच अक्सर उल्टा रिश्ता देखने को मिलता है। जब शेयर मार्केट कमजोर चलता है तो गोल्ड मजबूत होता है और जब इक्विटी में तेजी आती है तो गोल्ड थोड़ा शांत हो जाता है। पिछले एक साल में हमने यही देखा है कि निफ्टी जैसी इक्विटीज ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाई हैं, लेकिन गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ चीन नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर मजबूत होना और रुपया कमजोर होना भी शामिल है। शाम को सभी की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच पर होंगी, जो पहली बार यूएन जनरल असेंबली में बोलने वाले हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो अनिश्चितता बढ़ाती है तो गोल्ड को और सपोर्ट मिलेगा और इक्विटी पर दबाव आ सकता है। रात को लगभग 10 बजे यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल का भी स्पीच है। पूरी दुनिया यही देख रही होगी कि क्या वो आने वाले समय में ब्याज दरें घटाने का कोई इशारा करते हैं। अगर रेट कट की तरफ इशारा मिलता है तो गोल्ड और भी चढ़ सकता है और ग्लोबल मार्केट्स पर भी असर पड़ेगा। भारत का ताज़ा आर्थिक डेटा भी आज आया। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पिछले महीने 59.3 था, जो इस बार घटकर 58.5 पर आ गया। इसी तरह सर्विसेज पीएमआई भी 62.9 से घटकर 61.6 पर आ गया, यानी दोनों इंडेक्स में हल्की कमजोरी दिखी। सरकार की तरफ से भी अहम अपडेट आया है कि इस वित्तीय वर्ष में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 47,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर ज्यादा पैसा जुटाने की तैयारी में है। S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5% बताई है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते ये आंकड़ा 7% से भी ऊपर जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में भी हलचल रही। भारत और अमेरिका की मीटिंग में ट्रेड, एनर्जी, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा हुई। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। एक पॉजिटिव खबर है, जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी R&I ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर BBB+ कर दी है। इसका फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से लोन लेना सस्ता होगा और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनमें मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे मौके हैं। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का जोर बढ़ रहा है। इंडिया अब खुद ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पर काम कर रहा है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। इससे आने वाले सालों में घरेलू कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। फिनटेक सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, डिपॉजिटरीज, फूड डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ लंबे समय के लिए अच्छे निवेश के मौके बन सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा से एवरग्रीन रही है। बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ और भी मजबूत होंगी। पावर एंड एनर्जी सेक्टर भी अहम है। मैन्युफैक्चरिंग, ईवी एडॉप्शन और डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के कारण इस सेक्टर का भविष्य उज्जवल है, लेकिन ये कैपिटल इंटेंसिव और लंबे समय लेने वाला बिजनेस है, इसलिए पेशेंस जरूरी है।
टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज के बिना काम नहीं चलेगा। अभी दबाव जरूर है, लेकिन एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में भारत में भी धीरे धीरे मजबूत ग्रोथ दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन, रिटेल और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में भी लंबी अवधि के लिए अच्छे मौके हैं, बशर्ते कंपनियों के फंडामेंटल्स मजबूत हों। दिलीप बिल्डकॉन को केरल में 1150 करोड़ रुपए का एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट मिला है। इसमें सड़क, पानी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन और निर्माण शामिल है। ये प्रोजेक्ट चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे 42 महीनों में पूरा किया जाना है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो अपने जेवी डीबीएल पीएसपी के जरिए बोली में सबसे कम रही, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन की 74% हिस्सेदारी है। सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ही आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। स्टॉक की बात करें तो मंगलवार को ये करीब 1% गिरकर 555 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले हफ्ते ये 581 रुपए के साल का हाई तक पहुंच चुका था। सालाना रिटर्न देखें तो स्टॉक लगभग फ्लैट है। कंपनी की ऑर्डर बुक 13,695 करोड़ रुपए की है, जिसमें खनन प्रोजेक्ट्स सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा रोड, इरिगेशन, वाटर सप्लाई और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। भारत सीट्स में मंगलवार को 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि रोहित रेलान फैमिली ट्रस्ट कंपनी में 16.38% की हिस्सेदारी लेगी। ये शेयर परिवार के ही सदस्यों से गिफ्ट डीड के जरिए ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे। भारत सीट्स मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर के साथ जेवी में काम करती है और ऑटो सीटिंग और इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी का जून तिमाही का मुनाफा 39% बढ़कर 9.18 करोड़ रुपए हो गया और आय 43% बढ़कर 427 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। गोल्डमैन सैक्स के AITMT इंडेक्स की वैल्यू अब $30 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जो लगभग अमेरिका की पूरी GDP के बराबर है। इसमें सिर्फ 109 टेक और टेलीकॉम कंपनियां शामिल हैं। AI की तेजी ने इन कंपनियों को मेगा वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया है। सिर्फ इस साल की पहली छमाही में इंडेक्स ने 37% का रिटर्न दिया है। हालांकि वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। Q1 में 25% की गिरावट आई थी और Q2 में फिर से जोरदार रिकवरी हुई। इस इंडेक्स की टॉप होल्डिंग्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के लिए AI सेक्टर में दम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा। GMDC यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में सितंबर महीने में जबरदस्त तेजी आई है। सिर्फ इस महीने में ही स्टॉक 58% ऊपर गया और आज 14% चढ़कर 642 रुपए तक पहुंच गया है। GMDC लिग्नाइट माइनिंग करती है, लेकिन अब रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ा फोकस कर रही है। सरकार भी इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक का RSI अभी 77 पर है, यानी ये ओवरबॉट जोन में है, लेकिन कंपनी पर कर्ज का बोझ नहीं है और कैश फ्लो मजबूत है, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव माना जा रहा है। KEC इंटरनेशनल को UAE से 243 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आज शेयर ने इंट्राडे में 937 रुपए का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग 883 रुपए पर दी। अगर ये 920-930 रुपए का लेवल पार कर लेता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। तमरी न्यूट्रिशन आज 2% अपर सर्किट में बंद हुआ। कंपनी ने एक साथ स्टॉक स्प्लिट और बोनस का ऐलान किया है। स्प्लिट 1:2 के रेशियो में और बोनस 1:1 के रेशियो में मिलेगा, यानी एक शेयर आपके पास है तो वो बढ़कर 4 हो जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट जून तिमाही में 615% और रेवेन्यू 140% बढ़ा है। अडानी ग्रुप के शेयरों पर जेफरीज ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। अडानी एंटरप्राइजेस पर 3,000 रुपए का टारगेट और 15% अपसाइड, अडानी ग्रीन पर 1,300 रुपए का टारगेट और 13% अपसाइड, अंबुजा सीमेंट पर 700 रुपए का टारगेट और 17% अपसाइड दिया है। अडानी पोर्ट्स को जेफरीज ने 1,700 रुपए का टारगेट दिया है, जो करीब 17% अपसाइड दिखाता है। ये अडानी ग्रुप की सबसे कंसिस्टेंट और वैल्यूएशन वाइज मजबूत कंपनी मानी जाती है और डिविडेंड भी देती है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसे पहले अडानी ट्रांसमिशन कहा जाता था, पर 1150 रुपए का टारगेट दिया गया है। ये शेयर अभी भी अपने 2023 के हाई से करीब 79% नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसमें रिकवरी की काफी संभावना बताई जा रही है। पतंजलि फूड्स पर भी जेफरीज ने टारगेट बढ़ाया है और 695 रुपए का नया टारगेट दिया है। त्योहारों का सीजन और GST सुधार से कंपनी की सेल्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पेसालू डिजिटल में आज 4% की तेजी आई, क्योंकि प्रमोटर्स ने 25 लाख प्लेज्ड शेयर रिलीज कर दिए। कंपनी स्मॉल कैप है और वैल्यूएशन करीब 3,500 करोड़ रुपए है। पिछले क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर रहा था, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। बजाज फाइनेंस आज लगभग 2% चढ़कर अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। ये देश का टॉप NBFC है और लंबे समय से निवेशकों को लगातार मजबूत रिटर्न दे रहा है। इस तरह के स्टॉक्स को FD जैसा सुरक्षित कहा जाता है।
SBI ने आज करीब 1.7% की बढ़त दिखाई और शेयर 876 रुपए के आसपास बंद हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के टॉप बैंकों में भी आता है। पिछली तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 20,648 करोड़ रुपए हो गया, जो अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट है। NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी 15% बढ़ा और NPA यानी खराब लोन का स्तर लगातार घट रहा है। SBI का कासा रेशियो यानी चालू और बचत खातों का अनुपात 42% से ऊपर है, जिससे बैंक को कम लागत पर फंड मिलता है। CLSA ने इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट दी है और माना है कि वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है। शेयर ने पिछले 1 साल में करीब 30% रिटर्न दिया है और अगर बैंक का प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और भी मजबूत साबित हो सकता है। HCL कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी है कि उसने दुनिया की एक प्रमुख और स्वीडन स्थित ट्रक बस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट निर्माता कंपनी के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया है, जिसमें नई सेवाओं के लिए जगह है। नया कॉन्ट्रैक्ट कई सालों के लिए किया गया है। PNC इंफ्राटेक केयर रेटिंग्स ने कंपनी की सब्सिडरी हरदोई हाईवे प्राइवेट लिमिटेड की 439 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी की रेटिंग को अपग्रेड किया है। प्रिज्म जॉनसन कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे मध्य प्रदेश के लाइमस्टोन ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए प्रेफर्ड बिडर चुना गया है। अब बात करेंगे जियो फाइनेंस के नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जियो हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है और नई सर्विसेज लेकर आता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पर आएं। जियो फाइनेंस के अंडर कई सब्सिडियरीज हैं, जैसे जियो पेमेंट बैंक, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस। जियो पेमेंट बैंक ने हाल ही में सेविंग्स प्रो लॉन्च किया है, जिसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में निवेश होता है ताकि आप अपने सेविंग से हायर रिटर्न्स पा सकें। इसमें आप सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और डे में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ऑटो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मतलब अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो भी हर दिन लिमिटेड अमाउंट ही निवेश होगा। विड्रॉल आसान है, आप 90% तक तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी पैसा 1 से 2 वर्किंग दिनों में अकाउंट में वापस आ जाएगा और पैसा लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश होगा, जिससे रिस्क कम रहेगा। पूरा प्रोसेस फुली डिजिटल है, यानी पैसा डालना, मैनेज करना और रिडीम करना सब ऐप के जरिए। इसमें नो हिडन चार्जेस और नो लॉक इन पीरियड है। इसके अलावा जियो और ब्लैक रॉक ने फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड NFO लॉन्च किया है, जो 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसमें आप 500 रुपए से निवेश कर सकते हैं और कोई एग्जिट लोड नहीं है।